Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is ring structure of glucose. ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, लेकिन सफिशिएंट प्रॉपर्टीज होने के बावजूद भी कि जो प्रूव करती हैं कि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर है, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर. ओपन चेन स्ट्रक्चर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड या पेंटा ओ एसीटेट क्यों हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन नहीं करता, या अकरेंस ऑफ टू डिफरेंट ग्लूकोसाइड्स, अल्फा डी ग्लूकोसाइड्स, बीटा डी ग्लूकोसाइड्स या अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ये नहीं समझा सकते हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से. तो इन लिमिटेशंस को देखते हुए टॉलन ने 1883 में साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर प्रपोज किया और उन्होंने कहा जैसे एल्डिहाइड्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से रिएक्शन करके हेमी एसीटल्स देते हैं, ऐसे ही यहाँ क्योंकि एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल्स भी हैं तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन करके साइक्लिक हेमी एसीटल बनाते हैं. अब वो जो साइक्लिक हेमी एसीटल है वो कैसे बनता है या फिजिबल कैसे होता है, पहले हम ये देखते हैं. ये ध्यान दो कि ये कार्बन की एक चेन है जिसे हम ओपन चेन स्ट्रक्चर में, ये चेन बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट चेन होती है. 180 डिग्री पे सारे कार्बन ऐसे बिल्कुल स्टिक की तरह अरेंज होते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो कार्बन नंबर 1 है ये sp2 हाइब्रिड होता है, प्लेनर होता है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द कार्बन है दे ऑल आर sp3 हाइब्रिड कार्बन. अब जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है आप ये देखिए, ये एक sp2 हाइब्रिड कार्बन है जिसमें 109 डिग्री पे इसकी 4 वैलेंसी है, सेंटर में कार्बन है और ये 109 डिग्री पे है. अब अगर इससे दूसरा कार्बन बॉन्ड बनाता है, सपोज इन दोनों वैलेंसी पे आपका H और OH आ गए, तो अब रेस्ट ये दोनों वैलेंसी है, ये दोनों वैलेंसी कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाएंगी और ये 180 तो नहीं है. अब मैंने ये एक और स्ट्रक्चर लिया, ये भी sp3 हाइब्रिड कार्बन है. आप देख रहे हैं कि इसकी ये 4 वैलेंसी है जो कि 109 डिग्री पे है. इसके भी अगर इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो ये देखो, ये तो इतने डिग्री का एंगल बना जितना था, लेकिन ये दूसरी साइड से भी जब बॉन्ड बनाएगा तो आप क्या देखते हैं, ये एंगल 109 डिग्री का है. ये ध्यान दीजिए. अब ये कार्बन और ये कार्बन, इनमें कितने डिग्री का एंगल है? 109 का. तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चेन, स्टिक की तरह स्ट्रेट चेन तो नहीं है ना, इसी तरह से है. अब इसको आगे नंबर 4 से भी जोड़ना है तो ये 2 पे H और OH आ जाएगा, फिर ये आगे किसी से बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ये H और OH आ जाएगा तो ये किसी और से बॉन्ड बनाएगा. तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो लगभग इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. दिस वन इज एक्चुअल ओपन चेन स्ट्रक्चर. ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है. इसमें ये कार्बन नंबर 1 जो कि sp2 हाइब्रिड है, प्लेनर है, और ये कार्बन नंबर 2 ये 2 वैलेंसी पे HOH और ये sp3 हाइब्रिड है तो ये 2 वैलेंसी पे कार्बन है. ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 109 डिग्री. ऐसे ही ये वाला भी 109, ये सारे बॉन्ड एंगल आपस में 109 डिग्री के होंगे. अब ये कार्बन जब इससे जुड़ेगा तो इसका भी आपस में, ये आगे इससे ये इससे, तो दो इनके पास क्या है, H और OH 2 वैलेंसी पे और एक एक वैलेंसी आगे कार्बन से जुड़ती जा रही है. लास्ट में ये नंबर 5 कार्बन है. 5 नंबर कार्बन के पास भी H और OH है, इसके ऊपर एक और कार्बन है जिसके इस कार्बन को भी अगर हम इसी तरीके से बनाएं तो क्या होगा, 2 वैलेंसी पे H और एक वैलेंसी पे क्या होगा, OH होगा. तो इस तरीके से ये कार्बन नंबर 6 बनता है. अब हार्वर्ड ने, टॉलन ने ये कहा कि ये जो एल्डिहाइड है ये कार्बन नंबर 4 के OH से भी रिएक्शन कर सकता है. ये जो कार्बन नंबर 4 का OH है और कार्बन नंबर 4 के OH से रिएक्शन करके हेमी एसीटल बॉन्ड बनाता है. तो यहां ध्यान दो, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4,
तो हम क्या देखते हैं, ये जो कार्बन नंबर 4 के ऊपर OH है, ये भी तो एक अल्कोहल ही है ना, तो ये एल्डिहाइड से रिएक्शन करके हेमीएसिटाइल बॉन्ड बना लेता है। किस तरीके से, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं और इसका ये H+ यहां से निकल के माइनस छोड़ देता है, तो H+ इसके पास आ जाता है, ये बॉन्ड सिंगल हो जाता है और ये O- इसके साथ जुड़ जाता है इस तरीके से। अब इस ऑक्सीजन का इसके ऊपर अटैक करने के चांस क्या थे, दो तरह से थे, क्योंकि ये प्लेनर कार्बन है, ये टॉप से भी कर सकता है और बैक साइड से भी कर सकता है। तो इसके फर्दर दो चांस बन सकते हैं कि OH राइट साइड पे है या OH लेफ्ट साइड पे है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको अल्फा या बीटा नाम देते हैं। और ये कितने मेंबर रिंग बन जाती है, नंबर 1 ऑक्सीजन से स्टार्ट कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर हावर्थ ने प्रपोज किया और उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ दिस, ये दो तरह के ग्लूकोज स्ट्रक्चर में मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, और ये इसीलिए सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं दिखाता, इसीलिए ये म्यूटा रोटेशन दिखाता है। ये कार्बन नंबर 1 पे भी अब दो टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, अल्फा या बीटा। और हम इस रिंग को, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग विद ऑक्सीजन का जो कंपाउंड उस समय नोन था वो था फ्यूरेन, तो इसीलिए उन्होंने इस 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन एटम है, आप इसको यहां भी लिख सकते हैं, आप इस चेन में कहीं पे भी लिख सकते हैं, तो इसका नाम उन्होंने दिया फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम था फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, फ्यूरेन से बना फ्यूरेनोज। लेकिन बाद में हावर्थ ने 1926 में, वो टोलन ने दिया था फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, लेकिन हावर्थ ने 1926 में एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया कि जो 5 मेंबर्ड रिंग है दे आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल, इसीलिए उन्होंने ये प्रपोज किया कि कार्बन नंबर 5 का जो OH ग्रुप है ये इसके साथ रिएक्शन करता है, ये H+ इधर आ जाता है और ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये आपको देखो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है कि O के पास H आ जाता है और ये कार्बन नंबर 5 का जो H गया तो ऑक्सीजन इससे ऐसे जुड़ जाता है। अगेन इसमें दो चांसेस हैं, OH राइट पे भी हो सकता है, OH लेफ्ट पे भी हो सकता है। अब इसमें आप देख रहे हैं 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, नंबर 1 ऑक्सीजन से 2, 3, 4, 5, 6, तो क्योंकि उस समय जो नॉन कंपाउंड था 6 मेंबर्ड रिंग साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक मेंबर ऑक्सीजन हो, वो था पाइरेन, तो इसीलिए इस रिंग का जो नाम रखा गया, रिंग स्ट्रक्चर का, इसका नाम रखा गया पाइरेनोज स्ट्रक्चर। तो ये दो स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए इस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर, एक टोलन ने दिया, दूसरा हावर्थ ने दिया। इसको फ्यूरेनोज कहते हैं और इसको पाइरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं। कार्बन नंबर 1 sp2 हाइब्रिड है और ये प्लेनर है, इसके ऊपर इस हाइड्रोक्सिल के, कार्बन नंबर 5 वाले हाइड्रोक्सिल के जो अटैक करने के चांस है वो दोनों तरफ से हैं, फ्रॉम अबव द प्लेन एंड फ्रॉम बिलो द प्लेन। तो इसके OH बनने के चांस इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। तो जब OH राइट साइड पे होता है और इस तरीके से पाइरेनोज रिंग बनती है तो इसे हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें बाकी सारे कार्बन C3, C4, C5, C6 सबका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहता है, केवल कार्बन नंबर 1 पे एक नया कायरल सेंटर बन जाता है और उस कायरल सेंटर के कारण इसके दो डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं। दिस वन इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस वन इज बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों आपस में केवल कार्बन नंबर 1 के कॉन्फ़िगरेशन से ही डिफरेंट होते हैं। इसमें OH लेफ्ट साइड पे है तो इसे हम बीटा डी कहते हैं, इसमें OH राइट साइड पे है इसे हम अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। और ये दोनों फॉर्म अल्फा और बीटा को हम एनोमर्स भी कहते हैं। एनोमर्स मीन्स आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज विच आर डिफरेंट ओनली एट कार्बन नंबर 1, जिनका कार्बन नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन ही डिफरेंट है, और इनको हम डाइस्टीरियोमर्स भी कहते हैं। क्योंकि डाइस्टीरियोमर तो वैसे भी जब कायरल कार्बन के, अगर उसके कायरल कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो हम डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं, और ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर है इसलिए हमने इनको नया नाम दे दिया
एनोमर्स, ताकि हम इनको बाकी के आइसोमर्स से डिफरेंट समझ सकें। तो ये था इसका ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसके फेवर में जो एविडेंसेस दिए गए। नाउ वी विल डिस्कस एविडेंसेस इन फेवर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जैसे हमने देखा कि इस ओपन चेन ग्लूकोज से ये दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। वन अल्फा डी ग्लूकोज जिसमें 1 नंबर कार्बन पे OH राइट साइड पे है, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज जिसमें OH लेफ्ट साइड पे है। इनका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे ही डिफरेंट होता है। अब आपने कोई सा भी एक फॉर्म लिया तो हम न्यूटन रोटेशन को कैसे समझाते हैं। आपने सपोज बीटा डी ग्लूकोज लिया और इसका जब हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन लेते हैं तो वो एंगल जो है उसका एंगल ऑफ रोटेशन वो आता है 19 डिग्री, लेकिन इनके बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। हाँ, ये जो हेमी एसिटाइल बॉन्ड बना है ये इजीली हाइड्रोलाइज्ड भी हो जाता है। मींस इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो यहाँ H और ये OH, जब ये OH इधर आएगा इस कार्बन पे तो 2 OH अगेन स्टेबल नहीं होंगे, उसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा और क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा और ये 5 नंबर का OH वापस आ जाएगा। या इधर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि हेमी एसिटाइल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस इजीली पॉसिबल है। तो इसीलिए एक्वा सॉल्यूशन में जब आप बीटा डी ग्लूकोज लेते हैं तो वो हाइड्रोलाइज्ड होके ओपन चेन में आता है और ओपन चेन से वो किस में जा सकता है, अगेन उसके दोबारा चांसेस होते हैं अल्फा डी में भी जाने के और बीटा डी में भी जाने के। सिमिलरली अगर आप अल्फा डी से स्टार्ट करते हैं, आप एक्वा सॉल्यूशन अल्फा का लेते हैं, तो जैसे ही वो थोड़ा टाइम रखा रहता है सॉल्यूशन तो उसमें उसका ये बॉन्ड हेमी एसिटाइल बॉन्ड हाइड्रोलाइज्ड होकर इसमें आता है और ये दोबारा दोनों स्ट्रक्चर में इक्वली जाता है, अल्फा में भी और बीटा में भी। इसीलिए जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है आफ्टर सम टाइम आप क्या देखते हो, बॉन्ड एंगल जो उसका रोटेशन एंगल है ये कांस्टेंट हो जाता है। अब ये ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। चाहे आप इधर से चले थे तो शुरू में इंक्रीज होगा, यहाँ आके कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ से चले थे तो शुरू में डिक्रीज होगा, फिर 52.7 पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो वी कैन इजीली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ म्यूटा रोटेशन विद द हेल्प ऑफ ring structure. Next we can explain the reaction of HCN, reaction of hydroxylamine, formation of osazones. तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि ये तीनों फॉर्म्स क्या रहती हैं, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहती हैं और ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, मीन्स कंटिन्यूअसली चलता रहता है। साइक्लिक फॉर्म हेमी एसिटाइल फॉर्म ओपन चेन में, ओपन चेन इस वाली हेमी एसिटाइल फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। लेकिन हर वक्त कभी भी आप जब रिएक्शन करते हो तो उसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज हमेशा क्या रहती है, आपको ओपन चेन में रहती है। तो माना इसकी एक X परसेंटेज हमेशा किसमें है, ओपन चेन में है। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन HCN से, हाइड्रोक्सिलामीन से या फिनाइल हाइड्रोजीन से कराते हैं, ओसाजोन से, तो ये कंज्यूम हो जाती है। जैसे ही ये कंज्यूम हो जाएगी तो अब क्योंकि ये तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो ये क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और ये वाली फॉर्म भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और आप इसकी रिएक्शन HCN से करा रहे हैं या NH2OH या ओसाजोन बना रहे हैं तो जब ये और कन्वर्ट होती जाएंगी और आपको ऐसा फील होगा कि ये 100% क्या थी, ओपन चेन स्ट्रक्चर ही था। तो मीन्स बिकॉज ऑफ दिस रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम, ये इधर से इधर भी आ सकता है, इधर से इधर, लेकिन जैसे ही आप इसकी कंसंट्रेशन को खत्म कर देते हो तो ये इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाता है और आपको ऐसा फील होता है कि 100% उसमें ओपन चेन थी और ओपन चेन स्ट्रक्चर था और ये तीनों का फॉर्मेशन 100% हो जाता है। साथ में ये जो रिएक्शन बनती है ये इरिवर्सिबल होती है, मीन्स इसने जब HCN से रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाया साइनोहाइड्रिन वो अगेन इसमें कन्वर्ट नहीं होता, इधर ही रहता है। तो इसीलिए ये इक्विलिब्रियम इस तरह से इधर की तरफ ही चलता जाता है। लेकिन अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि सोडियम बाइसल्फाइड से क्यों नहीं होती फिर रिएक्शन, या शिफ्ट बेस से क्यों नहीं होती। टॉलन से तो हो जाती है, यहाँ आप लिख सकते हैं टॉलन से भी होती है और फेलिंग से भी होती है, लेकिन NaHCO3 और शिफ्ट से नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है और ये दोनों जो रिएजेंट है ये काफी वीक रिएजेंट हैं
और इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो इक्विलिब्रियम, मतलब वो रिवर्सिबल वाला प्रोडक्ट होता है। वो प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है? ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए ये इस माइन्यूट कंसंट्रेशन को कंज्यूम नहीं कर पाते, इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट नहीं होता और आपको ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन नहीं कर रहा, जबकि वो करता है थोड़ी सी, और करके क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम वापस बैक साइड पे चला जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और इतना माइन्यूट रिएक्शन होती है कि यू कैन नॉट ऑब्जर्व, और आप कहते हैं कि ये रिएक्शन नहीं कर रहा। नेक्स्ट, अल्फा बीटा एनोमर्स ऑफ मिथाइल ग्लूकोसाइड्स। जब आप इससे रिएक्शन कराएंगे मिथाइल अल्कोहल के 1 मॉलिक्यूल से, तो अब हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है, दो क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि इसका एक हेमी एसिटल बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर पहले से ही बन चुका है, तो अब केवल एक ही बन सकता है, वो इस OH से बनेगा। तो इस OH के ऊपर क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल रिएक्शन करेगा और ये H2O बाहर मिथाइल हो जाएगा। तो अगर ये स्ट्रक्चर देखते तो हम ऐसे कहते कि भाई दो मॉलिक्यूल को रिएक्शन करनी चाहिए, पर दो नहीं करते, एक ही करते हैं, और आपको प्रोडक्ट भी दो मिलते हैं, या तो अल्फा मिलता है या बीटा मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका जो इक्विलिब्रियम है दोनों के साथ है। तो ये मिक्सचर में ये वाली फॉर्म भी है, ये वाली फॉर्म भी है। तो जब आप मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हो तो ये वाली फॉर्म भी रिएक्शन करती है, ये वाली फॉर्म भी, और एक ही मॉलिक्यूल करता है, और आपको दो टाइप के मिथाइल ग्लूकोसाइड्स मिलते हैं, अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट, पेंटा ओ एसीटेट। अगर आप इसका पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव बना दो, मीन्स ये आपने एसी ले लिया, इधर आपने एच की जगह एसी ले लिया, इधर OH की जगह आपने क्या ले लिया, एसी, और इधर भी आपने ले लिया एसी, और यहाँ पे भी आपने ले लिया एसिटाइल। एसी मीन्स एसिटाइल ले लिया। जब आप पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ले लेते हो तो आपको मैंने इसकी प्रॉपर्टीज में भी बताया था कि ये कैसे बिहेव करता है, एसिटाइल की तरह बिहेव करता है। अब ये फर्दर रिएक्शंस वैसे नहीं दिखाता जैसे ओपन चेन ग्लूकोज दिखाता है, क्योंकि पहले ये OH फ्री था जब तक आपने पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव नहीं बनाया था, तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा था, ये वाली फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो रही थी। यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव, ये पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव हो गया, ये देखिए OAC, और ये भी OAC, और ये भी OAC। तो अब क्योंकि ये OH नहीं है तो ये इधर नहीं आ सकता, ये भी OH नहीं है, OAC है, तो ये भी इधर नहीं जा सकता। तो ये फुल्ली क्या बन गया, एसिटाइल बन गया। और आपको एसिटाइल की भी दो फॉर्म मिलेंगी, पेंटा ओ एसिटाइल जो है ये आपको दो फॉर्म में मिलेगा, अल्फा फॉर्म में भी और बीटा फॉर्म में भी मिलेगा। तो अब क्योंकि ये फुल्ली एसिटाइल है तो ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, ना HCN से करेगा, ना म्यूटर रोटेशन दिखाएगा, ना फेलिंग से रिएजेंट करेगा, फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, ना ही टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। तो नाउ वी कैन एक्सप्लेन या वी कैन प्रूव कि जो ग्लूकोज है वो रिंग स्ट्रक्चर में और ओपन स्ट्रक्चर दोनों में इक्विलिब्रियम बना के मिलता है, और ओपन चेन की परसेंटेज कम होती है, रिंग स्ट्रक्चर्स की ज्यादा होती है। और ये दो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक अल्फा स्ट्रक्चर और दूसरा बीटा स्ट्रक्चर। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रिंग का साइज है ये 5 मेंबर्ड ही है या कि 6 मेंबर्ड है। हम विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस वी विल प्रूव साइज ऑफ रिंग ऑल्सो। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में रिंग साइज को प्रूव करने के लिए या उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज हमें नहीं पता कि वो 6 मेंबर्ड रिंग है या 5 मेंबर्ड, लेकिन मैंने अभी क्या किया, 6 मेंबर्ड रिंग का डायग्राम बनाया। नेक्स्ट स्लाइड में मैं 5 मेंबर्ड रिंग से इसको एक्सप्लेन करूंगी। अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है और इसमें अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म्स होंगी ग्लूकोज में, हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल से और ड्राई HCl की प्रेजेंस में इसके साथ इसको रिफ्लेक्स करते हैं, तो हमें दोनों ग्लूकोसाइड्स मिलते हैं। अल्फा ग्लूकोसाइड भी मिलता है, बीटा ग्लूकोसाइड भी मिलता है, मिथाइल ग्लूकोसाइड, लेकिन हम उसमें से अल्फा को छोड़ के बीटा को सेपरेट कर लेते हैं।
बीटा को सेपरेट करने के बाद हम उसका एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करते हैं। यहाँ फर्क है, जब आप मिथाइल अल्कोहल और ड्राई HCl से करते हैं तो ओनली कार्बन नंबर 1 पे मिथाइलेशन होता है। ये यहाँ पे इसमें अगर अल्फा कार्ब OH है तो अल्फा पे होगा, बीटा है तो बीटा पे होगा, दोनों पे आएगा। लेकिन हम उसमें से अल्फा वाले को ड्रॉप करके खाली बीटा वाला कलेक्ट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। फिर उसका हम एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करते हैं। उसके लिए हम मिथाइल सल्फेट लेते हैं, CH3 का होल ट्वाइस SO4। मिथाइल सल्फेट क्या करेगा, इसमें जितने भी OH ग्रुप हैं, ये OH ग्रुप नंबर 6 कार्बन पे, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, इन सबका भी मिथाइलेशन कर देता है। और आपको क्या मिलता है, यहाँ तो आपको मिला था बीटा डी ग्लूकोसाइड, बीटा डी ग्लूकोसाइड, और ऊपर आप क्या लिखेंगे, मिथाइल, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड, क्योंकि आपने अल्फा को तो छोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ पे पांचों OH, नंबर 1 का पहले कर दिया था, नंबर 4 का और हो जाता है मिथाइलेशन। तो नंबर 1 का आप ग्लूकोसाइड में बोल देंगे मिथाइल ग्लूकोसाइड, लेकिन 2, 3 और 2, 3, 4, 6 कार्बन पे भी अब मिथाइलेशन हो गया, 2 पे, और ये आप सब देखिए इधर आपका आएगा 3 पे, 2, 3, 4, 6। तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्लूकोसाइड। तो इसका पहले ही नाम था मिथाइल ग्लूकोसाइड, तो हम बीच में लिख देते हैं 2, 3, 4, 6 टेट्रा ओ मिथाइल, टेट्रा ओ मिथाइल, और ये ग्लूकोसाइड। ओके, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल ग्लूकोसाइड तो था ही, ये मिथाइल और ये ग्लूकोसाइड, ये तो पहले से ही था जब एक मिथाइल था, हमने उसके अंदर 2, 3, 4, 6 टेट्रा ओ मिथाइल और जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल 2, 3, 4, 6 टेट्रा ओ मिथाइल ग्लूकोसाइड। क्योंकि इस मिथाइल का नेचर डिफरेंट होता है इन बाकी के 4 मिथाइल से, इसका हाइड्रोलिसिस जल्दी से हो जाता है और नीचे जो बाकी के 4 हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, इसलिए हम इसके नेमिंग में भी इसको अलग से दिखाते हैं। हम इसको लिख सकते थे कि पेंटाओ मिथाइल ग्लूकोज, लेकिन हमने क्या लिखा, ग्लूकोसाइड लिखा, सिर्फ इसलिए कि आपको ये पता चल सके कि ये वाला मिथाइल डिफरेंट है बाकी के 4 मिथाइल से। अब अगर हम इसका डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो मैंने आपको बताया नंबर 1 का जो मिथाइल है वो डिफरेंट है, तो ओनली नंबर 1 मिथाइल का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, आपको यहाँ पे OH ग्रुप मिलता है। और लेकिन जो 2, 3, 4, 6 टेट्रा ओ मिथाइल था वो आपका वैसे की वैसे ही रहता है, तो इसका नाम हो जाता है 2, 3, 4, 6 टेट्रा ओ मिथाइल ग्लूकोज। क्योंकि अब ये क्या है, ग्लूकोज है, अब ग्लूकोसाइड नहीं है, अब ये ग्लूकोज है। अब क्योंकि इसका नंबर 1 कार्बन का OH फ्री है, और इस हेमी एसीटेल में क्या हो सकता है, हाइड्रोलिसिस से ओपन चेन और रिंग चेन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है, तो ये आप देखो ओपन चेन भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो बताओ कौन से नंबर के कार्बन का OH फ्री होगा। अगर नंबर 5 से रिंग बनी हुई थी तो नंबर 5 वाला OH फ्री होगा, और अगर नंबर 4 वाले से रिंग बनी हुई थी तो क्या होगा, नंबर 4 पे OH आएगा और नंबर 5 पे मिथाइल रहेगा। हमें यहाँ पे केवल इतना पता है कि वो टेट्रा मिथाइल ग्लूकोसाइड है, लेकिन हमने प्रूव करना है, हमें नहीं पता कि वो 2, 3, 4, 6 है या 2, 3, 5, 6 है, क्योंकि अगर 4 वाला हेमी एसीटेल में होगा तो 4 पे नहीं होगा, बल्कि वो 5 और 6 पे होगा। पर क्योंकि इस स्लाइड में मैं आपको 6 मेंबर्ड रिंग से रिलेटेड रिएक्शन दिखा रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको 5 मेंबर्ड रिंग से रिलेटेड रिएक्शन दिखाऊंगी। तो यहाँ ध्यान दो, जब ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया, अब हम इसका कंसंट्रेटेड HNO3 से ऑक्सीडेशन करें तो बताओ क्या पॉसिबिलिटीज हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी करेगा और इस सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी करेगा। यहाँ आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि एक तो C4 और C5 के बीच में क्लीवेज हो, तो क्या होगा, ये 1, 2, 3, 4 मेंबर्ड रिंग ये अलग हो जाएगी चेन, 2 मेंबर्ड चेन अलग हो जाएगी। तो आपको अगर C4 और C5 के बीच में क्लीवेज होती है तो प्रोडक्ट जो मिलता है नंबर 1 कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, और ये आपका रहेगा COCH3, ये H, और ये रहेगा
OCH3, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्लीवेज हुआ है तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर 4 कार्बन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको मिला डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड, इसका नाम होता है डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। अच्छा, साथ में क्या मिलेगा आप बताओ, ये 2 कार्बन की चेन अलग होगी तो ये CH2OH है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, प्लस इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा जो नंबर 5 वाला था। ये 1 2 3 4 5, आपने 5 और 4 के बीच में क्लीवेज किया है तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या चीज, ऑक्सैलिक एसिड, 2 कार्बन का डाइबेसिक एसिड आपको मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। कब, जब आपने क्लीवेज, क्योंकि इसके सारे हम पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि कहां कहां से क्लीवेज हो सकती है। और अगर ये 4 5 की जगह, क्योंकि OH के ऊपर से हो सकती थी, ऐसे ही OH के नीचे से भी हो सकती है, मीन्स C5 और C6 कार्बन के बीच में क्लीवेज हो सकती है। नंबर 2 पॉसिबिलिटी, C5 और C6 में क्या होगा कि ये 5 कार्बन की चेन ऊपर आ जाएगी, तो ये ऊपर का फर्स्ट नंबर कार्बन किस में होगा, एसिड में, फिर ये OCH3 और H, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन पे H और OCH3, और नंबर 4 कार्बन पे देखो, नंबर 4 पे OCH3 और H, तो ये हो जाएगा OCH3 और H, और नंबर 5 कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको 5 कार्बन का डाइबेसिक एसिड मिला जिसका नाम होता है ग्लूटारिक एसिड, और ग्लूटारिक एसिड में 3 क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप भी है, तो इसका नाम हो जाता है ट्राई मिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड। ओके, नेक्स्ट आपको ये 1 कार्बन की चेन अलग मिलेगी, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो आपको एक मिलेगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड। इट मीन्स अगर 6 मेंबर्ड रिंग है और 5 नंबर के कार्बन का OH इन्वॉल्व था किसमें, हेमीएसिटल लिंक में, तो आपने पूरा जो प्रोसेस दोहराया, पहले डाइल्यूट HCl और मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन के साथ रिफ्लेक्स किया, फिर आपने उसका एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन किया, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बाद आपने उसका डाइल्यूट HCl से नंबर 1 कार्बन के मिथाइल को हटाया, और नंबर 1 मिथाइल कार्बन का हटाने के बाद अब वो ओपन चेन में आ गया, और ओपन चेन का आप कंसंट्रेटेड HNO3 से क्या करा रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो। कंसंट्रेटेड HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि वो या तो 4 और 5 के बीच में क्लीवेज हो या 5 और 6 के बीच में, और आपको ये 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो देखो, कंसंट्रेटेड HNO3 से आपको 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो 4 कार्बन का प्लस 2 कार्बन का प्लस 5 कार्बन का प्लस 1 कार्बन का, ये 4 प्रोडक्ट, 4 प्लस 2 या फिर 5 प्लस 1, ये पॉसिबिलिटीज है। अब हम देखेंगे कि अगर वो पायरेनोज रिंग की जगह फ्यूरेनोज रिंग होती, 5 मेंबर्ड रिंग होती, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलते, क्या यही प्रोडक्ट मिलते, मीन्स सक्सिनिक एसिड और ग्लूटारिक एसिड, साथ में ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, यही मिलते या कुछ और मिलते, हम देखते हैं। अभी हमने देखा था कि रिंग अगर पायरेनोज रिंग है, मीन्स 6 मेंबर्ड रिंग है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलते इस प्रोसीजर को फॉलो करने से। अब हम देखेंगे अगर फ्यूरेनोज रिंग है, मीन्स 5 मेंबर्ड रिंग है, तो हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करके एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करेंगे। ये हमने लिया ग्लूकोज, जिसमें मैंने अब 4 नंबर के कार्बन का इन्वॉल्वमेंट लिया है हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में। जब मैं इसका मिथाइलेशन करूंगी ड्राई HCl के साथ, इसको रिफ्लेक्स करूंगी मिथाइल अल्कोहल और ड्राई HCl के साथ, तो नंबर 1 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, तो हम उसे कहते हैं मिथाइल ग्लूकोसाइड। मिथाइल ग्लूकोसाइड यहाँ आपको दोनों मिलेंगे, अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड भी मिलेगा और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड भी मिलेगा, लेकिन हम इसमें से अल्फा को यही छोड़ देंगे, सिर्फ बीटा को लेके आगे चलते हैं। बीटा का अब हम मिथाइलेशन करते हैं, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, तो हम क्या देखेंगे, 2 पे होगा, 3 पे होगा, क्योंकि 4 नंबर का कार्बन तो इन्वॉल्व है हेमीएसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन पे, तो 4 पे नहीं होगा, 5 पे होगा और 6 पे होगा, और आपको मिलेगा मिथाइल बीटा D2,3,5,6 टेट्रा ओ मिथाइल ग्लूकोसाइड। पिछली रिएक्शन में हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 2, 3, 4, 6,
क्योंकि 5 नंबर का कार्बन जो इन्वॉल्व था हेमीएसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब हम इसकी डाइल्यूट HCl से अगर हाइड्रोलिसिस करें तो ओनली नंबर 1 कार्बन पे जो मिथाइल है उसका हाइड्रोलिसिस होता है एंड यू गेट फ्री OH एट नंबर 1 कार्बन। और आप इसका देखते 2, 3, 5, 6, तो ये आपको मिल गया ग्लूकोज। ग्लूकोसाइड से क्या मिल गया? ग्लूकोज मिल गया। इसको हम कहते हैं 2, 3, 5, 6 टेट्रा ओ मिथाइल ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में क्योंकि नंबर 1 कार्बन पे OH अब फ्री है तो इट कैन गेट इक्विलिब्रियराइज इन द ओपन चेन। ये ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियाइज्ड हो सकता है, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम बन सकता है। तो अब ये इक्विलिब्रियम इसके साथ एस्टेब्लिश कर लेगा। ये इसकी ओपन चेन है। जब हेमीएसिटल बॉन्ड यानी कि रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, क्योंकि आपने हाइड्रोलिसिस के लिए डाइल्यूट HCl पहले से ही डाल रखा है। तो आप यहाँ क्या देखते हैं, नंबर 4 के ऊपर फ्री OH ग्रुप आएगा। अच्छा, पिछली रिएक्शन में कहां पे आ रहा था? नंबर 5 पे। अगर नंबर 5 हेमीएसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थी तो वो बच जाएगा मिथाइलेशन से और नंबर 5 पे OH आएगा। और अगर नंबर 4 है तो 4 पे आएगा, क्योंकि इस एग्जांपल में हम 4 के ऊपर एज्यूम करके चल रहे हैं तो 4 के ऊपर OH ग्रुप फ्री आ जाएगा। अब हम इसका कंसंट्रेटेड HNO3 से ऑक्सीडेशन करते हैं और देखते हैं कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसका कंसंट्रेटेड HNO3 से करूं तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये नंबर 3 और 4 के बीच में C3 और C4 के बीच में क्लीवेज हो जाए जब मैं कंसंट्रेटेड HNO3 से इसको ऑक्सीडाइज करूं। तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा नंबर 1 का और नंबर 3 का होगा और आपको मिलेगा नंबर 2 ये होगा। 2 के ऊपर क्या होगा? एक मिथॉक्सी ग्रुप होगा। तो इसको हम कहते हैं मेलोनिक एसिड, लेकिन 2 पे मिथॉक्सी ग्रुप है तो इसका नाम हो जाता है 2 मिथॉक्सी मेलोनिक एसिड। अच्छा, दूसरा आप नीचे का फ्रेगमेंट कौन सा देख रहे हैं? वो भी 3 कार्बन का ही है, तो आपको दूसरा भी 3 कार्बन का ही डाइबेसिक एसिड मिलेगा और उसका नाम होगा अगेन 2 मिथॉक्सी मेलोनिक एसिड। तो आपको 2 मॉलिक्यूल मिले और दोनों कितने कितने के हैं? 3+3 फ्रेगमेंट है, जिसमें 3 कार्बन और 3 कार्बन है। नेक्स्ट, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि नंबर 3 और 4 की जगह 3-4 क्लीवेज की जगह C4 और C5 के बीच में क्लीवेज हो जाए, इधर से C4 और C5। तो अब क्या होगा? 4 कार्बन की चेन ऊपर और 2 कार्बन की चेन नीचे आ जाएगी। तो 4 कार्बन का एक आपको डाइबेसिक एसिड मिलेगा जिसका नाम होता है सक्सेनिक एसिड, और दोनों के ऊपर क्या होगा? 2 और 3 के ऊपर OCH3 होगा, तो इसका नाम होता है 2,3 डाइमिथॉक्सी सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड मिलता है आपको। प्लस क्या मिलेगा? ये 2 कार्बन की चेन का फ्रेगमेंट, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको मिलने वाला है ऑक्सैलिक एसिड। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? अगर फ्यूरेनोज रिंग है तो आपको 3+3+4+2 मेंबर के कंपाउंड मिलेंगे, ऐसे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे जिसमें 3 कार्बन 4 और 2 कार्बन है। अच्छा, अगर पायरिनोज रिंग होती तो आपको कौन से प्रोडक्ट मिले थे लास्ट रिएक्शन में? 5+4+2। तो आप क्या देख रहे हैं? 4+2 तो इधर भी है और इधर भी है, तो इट मीन्स इनसे तो आप प्रूव नहीं कर सकते कि पायरिनोज है या फ्यूरिनोज है, लेकिन इसमें क्या मिल रहा है आपको? ग्लूटारिक एसिड मिल रहा है, इसमें मेलोनिक एसिड मिल रहा है। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उससे हम उसको चेक कर लेंगे और जब हम ये रिएक्शन करके देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हमें ग्लूटारिक एसिड मिलता है। इट मीन्स चेन कौन सी है? रिंग 6 मेंबर्ड रिंग है, मीन्स पायरेनोज रिंग है। तो हम इस रिएक्शन को इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। ग्लूकोज था, हमें नहीं पता ग्लूकोज में पायरेनोज रिंग है या फ्यूरेनोज रिंग है। इसका हमने फर्स्ट मिथाइलेशन कराया, मिथाइल अल्कोहल और ड्राई HCl के साथ रिफ्लेक्स करके, तो हमें अल्फा या बीटा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड्स मिलते हैं, जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है, 6 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है। इसमें से हम अल्फा को यहीं छोड़ के बीटा से आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। पहले इसका एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ मिथाइल सल्फेट। तो हमें मिथाइल तो ग्लूकोसाइड पहले से ही था, हमें टेट्रा ओ मिथाइल और आ जाते हैं, लेकिन हमें टेट्रा ओ मिथाइल का नंबर नहीं पता होता कि 2,3,4,6 है या 2,3,5,6 है।
पायरेनोज रिंग है तो 2346 होगा और फ्यूरेनोज रिंग है तो 2356 होगा। लेकिन ब्लाइंड है, हमें नहीं पता अभी तक क्या है। हम इसका डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ओनली नंबर 1 कार्बन का मिथाइल जो है वो हाइड्रोलाइज्ड होता है और आपको मिलता है मिथाइल ग्लूकोसाइड की जगह टेट्रा ओ मिथाइल ग्लूकोज मिल जाता है। इस ग्लूकोज में हमें नहीं पता 5 मेंबर्ड रिंग है या 6 मेंबर्ड रिंग है। हालांकि वो टेट्रा मिथाइल डेरिवेटिव तो है, तो हमें ये नहीं पता कि 4 नंबर के कार्बन पे फ्री OH है या 5 नंबर के कार्बन पे फ्री OH है। तो हम इसकी कंसंट्रेटेड HNO3 से ऑक्सीडेशन करते हैं। तो अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो यू विल गेट प्रोडक्ट हैविंग कार्बन एटम्स इन देम 5, 1, 4, 2, मतलब आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे जिसमें एक में 5 कार्बन होंगे, एक में 1, एक में 4 और एक में 2। लेकिन अगर 5 मेंबर्ड रिंग है यानी कि फ्यूरेनोज रिंग है और आप इसका कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो आपको 3+3+4+2 प्रोडक्ट मिलते हैं। क्योंकि 4+2 इधर भी है, 4+2 इधर भी है, तो आप इनकी प्रेजेंस से नहीं बता सकते कि पायरेनोज रिंग है या फ्यूरेनोज रिंग है। लेकिन अगर हमें मेलोनिक एसिड के 2 मोल मिलेंगे तो हम कह देंगे फ्यूरेनोज रिंग है, और अगर हमें ग्लूटारिक एसिड का 1 मोल मिलेगा, एक हमें फॉर्मिक एसिड का मिलेगा, तो हम कह देंगे कि वो पायरेनोज रिंग है। पर क्योंकि हमें ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों नहीं मिलते, इट मीन्स ग्लूकोज में पायरेनोज स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो इस तरीके से हम रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को एक्सप्लेन करते हैं। एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। थैंक यू।